हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अगला टॉपिक डिटेल से लोक साहित्य पढ़ाऊंगी। लोक साहित्य में कितनी सारी रचनाएं आती हैं और बहुत सारे प्रश्न इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की इम्पोर्टेंट रचना ढोला मारूरा दोहा एक 11वीं शताब्दी की रचना है। यह एक लोक भाषा काव्य है, इसको आपको याद रखना है और अब इसको आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। इसमें राजा नल के पुत्र ढोला तथा पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी के विवाह है। तो किसकी चर्चा की गई है? नल के पुत्र ढोला और पिंगल की जो कन्या है मारवाड़ी के विवाह विरह और मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ढोला मारूरा दोहा कितने शताब्दी में किस टाइम आई हुई रचना है और इस रचना में किसका वर्णन किया गया है। आगे, इस ग्रंथ का सुसंपादित संस्करण सन 1934 ईस्वी काशी नगरी पिचाणी सभा से प्रकाशित हुआ। तो काशी नगरी पिचाणी सभा जो है उससे इसका संपादित जो संस्करण 1934 में प्रकाशित किया गया था। आगे जो इसके संपादक हैं वो श्री सूर्यकर्ण पारीक और श्री नरोत्तम स्वामी थे। इसका जो संपादन किया गया था वो इन दोनों के द्वारा किया गया था। अगली जो रचना है वो है जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। ये भट्ट केदार की रचनाएं हैं और भट्ट केदार जयचंद्र प्रकाश मधुकर ने जयमयंक जस चंद्रिका 1168 ईस्वी में ग्रंथों में जयचंद्र की प्रस्तुतियाँ लिखी थी। तो भट्ट केदार जो रचना लिखे हैं वो जयचंद्र प्रकाश है और मधुकर कवि की जो रचना है वो जयमयंक जस चंद्रिका। तो इस तरीके से दो रचनाएं, दो कवि हुए। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों को महाकाव्य माना है। किस किस को? जयमयंक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। और रामचंद्र शुक्ल ने जो चीज मानी है वो प्रमाणिक भी रहती है। इनका उल्लेख सिंध्याच दयाल के ग्रंथ राठौरा ऋग ख्यात में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्रश्न आया हुआ है कि इन दोनों ग्रंथों का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है। जो सिंध्याच दयाल का ग्रंथ है ये राइटर है और राठौरा ऋग ख्यात में इसका उल्लेख हुआ है। अगली तीसरी रचना है वसंत विलास। आदिकालीन रचित लोकाश्रित साहित्य में वसंत विलास भी एक आकर्षक कृति है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है, यह एक अत्यंत सरस साहित्य कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका कोटेशन हुआ और इसको मैंने अंडरलाइन भी दी हुई, आप लोगों को याद रखना है। यह एक अत्यंत सरस साहित्य कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। तो ये कोटेशन किसने लिखा हुआ है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। आगे, साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है, इसी साथ है। सर्वप्रथम यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक से प्रकाशित हुई। तो जो आपका सन है वो आपको याद रखना है रचना का। श्री केशवलाल हर्षादराय ध्रुव इसके संपादक है। तो आपको राइटर भी पता होना चाहिए, केशवलाल हर्षादयार ध्रुव इसके संपादक हैं। किसके? वसंत विलास के। अब जो अगले राइटर हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं जिनको हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं और इनका पूरा नाम है अबुल हसन या मुइनुद्दीन भी इन्हें कहा जाता था। अब इनका समय देखेंगे। जन्म इनका 1254 ईस्वी में हुआ, जिला एटा जहाँ जगह थी पटियाला। पिता का नाम था शैफुद्दीन। रचना इनकी थी खालिक बारी, हालते कन्हैया, नजरान ए हिंदी। ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने इस वीडियो में डालने का पूरा प्रयास किया है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट है कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। इनके द्वारा खड़ी बोली में रचित मुकरियाँ, पहेलियाँ, ढकोसले आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं कहला सकती हैं। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन सा संप्रदाय था इनका? चिश्ती संप्रदाय, ये आपको पता होना चाहिए। तथा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये इनके जो गुरु थे वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। विद्वानों ने उन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है।
तूती कहा है। अमीर खुसरो फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि होने के साथ ही संगीतक, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया कवि भी थे। ये पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने ब्रजभाषा में गीतों की रचना की। मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने ब्रजभाषा पर भी अपना प्रकाश दिखाया है। आगे, खलिकवारी हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ माना जाता है। तो खलिकवारी इनकी रचना हिंदी का कैसा प्रथम कोश ग्रंथ माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट इनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हिंदी में इनकी पहेलियाँ, मुकरियों, दो शकुनों, अनमेलिया, ढकोसलों, हिंदी फारसी मिश्रित गजलों की संख्या पर्याप्त है। तो ये गजल भी लिखते थे और इनकी जो पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, अनमेलिया, ढकोसले, हिंदी फारसी मिश्रित गजलों की संख्या पर्याप्त है। बहुत सारी भाषाओं में पारंगत थे। अगले इम्पोर्टेंट आपके कवि हैं विद्यापति, जो 14वीं शताब्दी में जाने जाते हैं। जन्म जिला दरभंगा, बिहार के बिस्पी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके हैं गणपति ठाकुर और आश्रयदाता तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह राजा शिव की पत्नी लखिमा देवी इनकी अनन्य भक्ति। तो एक जो विद्यापति हैं वो शिव सिंह, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह इनके आश्रय में थे और इनकी पत्नी जो थी शिव सिंह की लखमा देवी, वो उनकी भक्त थी। विद्यापति सैप थे, ये आपको फैक्ट याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं देखेंगे। कीर्ति पताका। कीर्तिलता वीर रस से भरपूर है, कीर्ति पताका भी वीर रस से भरपूर, और दोनों रचनाएं मैंने इस तरीके से निशान बनाया है, दोनों रचनाएं अब्बड़ भाषा में लिखी गई हैं। तो इनकी अब्बड़ भाषा और संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा में जो रचनाएं रचित हुई हैं, मैंने अलग अलग एरो लगाए हैं, आपको याद रखना है। मिक्स करके प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई है, अब्बड़ दे देंगे आपका और अन्य रचनाएं दे देंगे। तो इस तरीके से आपको सही भाषा पता होनी चाहिए, किस भाषा में कौन सी रचना इन्होंने रची है। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका वीर रस से भरपूर दोनों रचनाएं और अब्बड़ भाषा में रची गई हैं। अगली जो रचनाएं हैं वो पदावली, जो कि मैथिली भाषा में रची गई है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चौथी है शैव, सर्वशिशार, भू परिक्रमा, प्राणभूत पुराण संग्रह, पुरुष परीक्षा। अगली लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार। अगली गया पत्तक, वर्णकृत, दुर्गावक्तरंगिणी, मणिमंजरी और दैत्य निर्णय। ये इतनी जो रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में रची गई हैं। तो जो रचना जिस भाषा में रची गई है उस तरीके से मैंने एरो फॉलो कर दिया है, तो आपको वैसे ही इसको नोट डाउन करना है कि कौन सी रचना किस भाषा में रची गई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। विद्यापति को कई सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। वो कौन कौन सी उपाधि हैं? मैथिल कोकिल, नवकवि, अभिनव जयदेव। जो अभिनव जयदेव था तिरहुत के जो राजा थे नरेश, शिव सिंह द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। कवि शेखर, खेलन कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन और राज पंडित। अब अभिनव जयदेव ये इम्पोर्टेंट थी, मैथिल कोकिल ये इम्पोर्टेंट थी, खेलन कवि ये इम्पोर्टेंट थी, कवि कंठहार ये इम्पोर्टेंट थी। तो इस तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है। अब पदावली, मैथिली हिंदी में रचित वर्ण विषय। पदावली इनकी रचना है जो मैथिली हिंदी में रची गई है। वर्ण विषय क्या है, किस चीज़ का वर्णन इसमें किया गया? रचना राधा कृष्ण के भौतिक एवं श्रृंगारिक प्रेम का इस रचना में पदावली में वर्णन हुआ है। आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट जो आपके कोटेशन पूछे जाते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। तो ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसके बारे में कहा गया है? तो विद्यापति के बारे में कहा गया है। तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, कई सारी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। ये इतने पसंद करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ीय संप्रदाय, तो एक प्रश्न आपका ये तैयार हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय में दीक्षित थे? गौड़ीय संप्रदाय में। और किसके पदों को गाकर ये भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? विद्यापति के पदों को।
संस्कृत कवि जयदेव कृत गीत गोविंद विद्यापति की पदावली का उपजीव काव्य। तो संस्कृत के कवि जयदेव हैं, जो कि मैं आपको डिटेल से पूरी संस्कृत जो आती है पढ़ा चुकी हूँ। जयदेव द्वारा कौन सी रचना लिखी है? गीत गोविंद। वो विद्यापति की पदावली का उपजीव ग्रंथ है। अब दूसरी रचना इंपॉर्टेंट है कीर्तिलता। इसमें कीर्ति सिंह के यशोगान का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। कीर्तिलता में का से कीर्तिलता, कार से कीर्ति सिंह, याद रख सकते हैं आप लोग। कीर्ति सिंह के यशोगान का वर्णन किया गया। इस कीर्तिलता में 4 पल्लव हैं या 4 भागों में इसको विभक्त किया गया। कैसे? 4 पल्लवों में विभक्त इस चरित्र का आपको विद्यापति ने पुरुष कहाड़ी कहा है। तो एक प्रश्न आपका पूछा गया है जिसमें कहा गया पुरुष कहाड़ी विद्यापति की किस रचना को कहा गया है? तो आपको याद रखना है कि पुरुष कहाड़ी कीर्तिलता को कहा गया है। आगे, इस कृति का आरंभ भृंग भृंगी संवाद से होता है, तो आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम पल्लव में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। प्रथम पल्लव में कीर्ति सिंह का वंश और पराक्रम वर्णित है। तो प्रथम पल्लव में कीर्ति सिंह का वंश और पराक्रम जो है उनका यशोगान का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। द्वितीय पल्लव में कीर्ति सिंह का जौनपुर पहुंचने की घटना का वर्णन है। राजा गणेश्वर की पराजय तथा हत्या का भी वर्णन इसमें किया गया है। अब डिटेल से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी फ्रेम हो सकते हैं। तृतीय पल्लव में जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह की सहायता की गई थी। तो तृतीय पल्लव में जौनपुर के शासक द्वारा इनकी सहायता की गई थी युद्ध में। और जो चतुर्थ पल्लव है, कीर्ति सिंह द्वारा अशलान पर विजय की घटना का वर्णन है। कीर्ति सिंह के द्वारा अशलान पर विजय प्राप्त की गई थी, तो चतुर्थ पल्लव में उस घटना का वर्णन किया गया है। इस काव्य में विद्यापति ने जौनपुर तथा वहां बहने वाली गोमती नदी का सुंदर चित्रण किया है। तो आपकी जो रचना है उसमें इन्होंने जो कीर्तिलता है उसमें जौनपुर की वहाँ जो सुंदरता थी जौनपुर की, तथा वहाँ जो बहने वाली सुंदर नदी थी गोमती नदी का, उसका सुंदर चित्रण किया है। विद्यापति ने इसकी भाषा को देसिल वैना सब्जन मिठा की संज्ञा दी है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगली रचना है इनकी कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अब्बड़ भाषा में रचित विद्यापति की यह कृति मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है। इसमें शिव सिंह के युद्धों का वर्णन है। तो आपको याद रखना है कि कीर्ति पताका में किसका वर्णन है? शिव सिंह के युद्धों का वर्णन है। जबकि कीर्तिलता में जो आपका यशोगान है वो कीर्ति सिंह के वीरता का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को सिंगार रस का सिद्धबाग कवि कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये बात कही है, सिद्धबाग कवि कहा है। आगे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपर रूप कवि मानते हुए उन्हें हिंदी का जाति कवि कहा है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप लोगों को ये याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपर रूप का कवि मानते हुए हिंदी का जाति कवि कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को सिंगार रस का सिद्धबाग कवि कहा है। आगे, विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? वो विद्वान आप लोगों को याद रखने हैं। आनंद प्रकाश दीक्षित, इन्होंने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। शिवप्रसाद सिंह, प्रेमचंद, अब इम्पोर्टेंट देख लीजिए आप लोग, प्रेमचंद इम्पोर्टेंट है। बाबूराम सक्सेना, ये इम्पोर्टेंट है। शिवनंदन ठाकुर, रामकुमार वर्मा, ये इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इम्पोर्टेंट है। तो इतने इम्पोर्टेंट कवियों ने इनको शुद्ध श्रृंगारी विद्वान माना है। विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले विद्वान हैं ग्रियेशन, ये इम्पोर्टेंट है। नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र इम्पोर्टेंट है। तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि ग्रियेशन ने माना है। विद्यापति को वैष्णव मानने वाले विद्वान हैं तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास इम्पोर्टेंट है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इम्पोर्टेंट है। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वैष्णव माना है। किसको? विद्यापति को। तो आपका आदिकाल का जितने भी इम्पोर्टेंट इसके अंदर फैक्ट थे वो मैंने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद जो अगला इसका काल होगा भक्ति काल, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगी। और जो इम्पोर्टेंट मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी सेट मैं आप लोगों को डाल रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद जरूर आ रहा होगा।